हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का मॉडल पर 2024 का जो ऑफिशियल मॉडल पर जारी हुआ है जैक बोर्ड के द्वारा, उसका हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले ऑब्जेक्टिव सारा चीज का बता चुके हैं। सब्जेक्टिव में दोस्तों आप लोगों को साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सारा चीज करवा चुके हैं, ठीक है। और इसको देख लीजिए और सबको अच्छे से देखिए, इससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। इसी पैटर्न पर इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में बनेंगे, तो अच्छे से देख लो। सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर देना, ताकि सभी आप लोग वीडियो अच्छे से देख पाओ। सबसे पहला सवाल है, कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता है। देखिए इसमें तो टोटल बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर है। टोटल 8 प्रश्न है, लेकिन आपको 6 का ही उत्तर देना है। तो मैं आपको 8 प्रश्न का उत्तर नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में से आपको 6 ही बनाने हैं, ठीक है। देखिए, कैप्टन नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर दुखी होता था और अपनी छोटी सी चश्मे की दुकान में से चश्मा निकालकर उसमें लगा देता। देखो उसमें क्या था, जहां पर कैप्टन चश्मा की फेरी करता ना, चश्मा का ठेला लगाता, वहां वहां सामने नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस जी का मूर्ति था और उसमें चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो उन्हें देखकर बड़ा ही खराब लगता था। किनको? कैप्टन को। कैप्टन दोस्तों एक चश्मे वाला था, चश्मा बेचता था, ठीक है। और उसका जो देश के प्रति भक्ति था, उसी को देखकर सब लोग उसे कैप्टन बुलाने लगते थे। तो क्या करता, चश्मे की दुकान में से चश्मा निकालकर उसमें लगा देता था। जब कोई ग्राहक मूर्ति पर लगे जैसे चश्मे मांगता तो वह फिर उसे दे देता। और जब कोई ग्राहक चाहता कि भाई मुझे नेताजी जैसा चश्मा चाहिए, तो क्या करता, वो नेताजी वाला चश्मा उतार के दे देता और फिर दूसरा नया चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। इसीलिए कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था, ठीक है। अगला देखिए, पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखी। यानी बाल गोविंद भगत का जो गानों में जो विशेषता है उसको लिखने बोला है। तो देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। मतलब सुनते ही भाई लोग आकर्षित उससे हो जाते थे, उसके गानों से। खेतों में जब वो गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते। देखिए वो तो खेतीहर थे, तो खेती करते थे। तो दोस्तों जब खेतों में वो गाना गाते थे तो लोग क्या, मतलब जो वहाँ औरतें खेत में काम करती, वो लोग भी साथ में गुनगुनाते रहते। अभी भी आप लोग देखते हो ना कि जब कोई गाना गाता है तो उसके साथ में गुनगुनाने लगता। और बाल गोविंद भगत का तो सुर ही कुछ ऐसा था, सब लोग उसके साथ में गुनगुनाने लगते थे। क्या देखिए आगे इसमें, गर्मियों के शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते। जो गर्मियों का दिन था, बहुत ही गर्मी होता था, तो उस वक्त उसका गीत एकदम भाई लोगों को मन मोह लेता था, शीतलता भर देता था। संध्या समय जब वो अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती है। तो संध्या के समय जो बैठते हैं ना, पुराने जमाने लोग बैठते थे, अभी कहाँ, अब तो सब मोबाइल लेके बैठते हैं ना। तो उस वक्त जो बैठते थे क्या होता है, मतलब मंडली में जो बैठते थे उसका जो गाना होता था, मतलब सभी में एकदम पूरा मंडली दोहराया करता था। पहले बाल गोविंद भगत जी गाते थे और बाद में सभी उनके दोस्त गांव के लोग गाया करते थे। अगला देखो क्या, अगला सवाल है, आपके विचार से फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। भाई फादर जो है कमिल बुल्के साहब के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी, ठीक है। इसका अध्ययन वे भारत से ही कर सकते थे। अब हिंदी के बारे में जानना है तो भारत तो आना ही पड़ेगा। भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति ये आकर्षित थे, इसीलिए भारत आना चाहते थे। इसके अलावा उसको मतलब क्या बोलते, वो हम तब करेंगे, या उसके मतलब भारत से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। साधु सन्यासी से प्यार करते थे, ठीक है, खुद भी साधु प्रवृत्ति जैसे थे। तो ये क्या भारत आना चाहते थे इसलिए। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, तो इसलिए क्योंकि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई के मंगल ध्वनि का नायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। भाई शादी ब्याह में ही बजता ना, पेड़े पेड़े शहनाई। तो आप लोग अब अपने शादी का धुन याद आने लगा क्या, भाई अभी शादी में देरी है, अभी पढ़ाई कर लो, अभी इसकी बारी है, ठीक है। क्योंकि शहनाई की ध्वनि मंगलदायी मानी जाती है। इसका वादक मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। शादी के आप लोग याद करते हो, किसी का शादी में आप लोग गए होंगे तो किस प्रकार शहनाई बजता है, ठीक है, पढ़ा पढ़ा करके बजता है ना, जो भी है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक इसका वादन मांगलिक अवसर पर किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से भी अधिक समय तक शहनाई बजाते रहे। उनकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक के रूप में की जाती है। अगला है, गोपी ने उद्धव के प्रेम की तुलना किससे की है। तो गोपियों ने उद्धव की तुलना, उद्धव की प्रेम की नहीं, अच्छा सवाल होगा कि उद्धव की तुलना किससे की है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है। भाई उद्धव का प्रेम कहाँ था, मतलब क्वेश्चन भी उल्टा पूछा यहाँ पर, क्या था, उद्धव के व्यवहार की तुलना होना चाहिए था, ठीक है। तो देखो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की गई है। कमल का पत्ता पानी में डूबा रहता है, फिर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती। जैसे तेल की मटकी को जल में डुबोने से उस पर एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त था। मतलब क्या बोल रहा है कि जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर जो मटकी था, एक मिनट, हाँ, जैसे कमल के पत्ते इसके पानी के अंदर रहता है, लेकिन जब उसको ऊपर उठाओगे तो उसमें पानी का एक बूंद तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई
मतलब पानी ऐसे लगता है उससे पानी से कोई संबंध नहीं है। उस प्रकार से जो उद्धव थे, उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम से दूर थे। जैसे तेल की मटकी में कितना पानी डालो पानी नहीं रुकेगा, भाई तेल है फिसल ही जाएगा। उस प्रकार कह सकते हो जो उद्धव थे श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम को ना समझ पाए। अगला प्रश्न है, कभी नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया। मतलब नागार्जुन जी जो है बच्चों का मुस्कान को किस किस के द्वारा व्यक्त किया है। तो देखो कैसे कैसे व्यक्त किया है कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि मृतक में भी जान डाल दे। मतलब हो रहा है कि बच्चे किसकी सुंदर है कि मृतक में भी जान डाल देगा। कवि ने बालक के मुस्कान की तुलना कमल के पुष्प से की है जो तालाब में न खिलकर कवि के झोपड़ी में खिल रहे हैं। मतलब बच्चों के जो मुस्कान है वो कमल के पुष्प किस प्रकार खिले खिले रहते हैं, उस प्रकार बच्चों का जो मुस्कान है वो कमल के पुष्प से कर रहे हैं कवि, और कह रहे हैं हमारी झोपड़ी में आज कमल खिल उठा है। बच्चे की मुस्कान से प्रभावित होकर पाषाण भी पिघलकर पत्थर बन जाएगा। मतलब पाषाण का अर्थ है कि पाषाण हृदय, जो कठोर व्यक्ति है ना, वो भी देखते हो बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है, ओले लोले करने लगता है ना, उसी प्रकार से पिघलकर जल बन जाएगा। कभी बच्चे की मुस्कान की तुलना शेफालिका के फूल से भी करते हैं। ठीक है, शेफालिका के फूल होते हैं दोस्तों, उससे करते हैं। कमल से फूल के करते हैं, कमल के फूल से करते हैं, शेफालिका के फूल से करते हैं, इस प्रकार से। अगला प्रश्न, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देख लो, छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। बीते हुए समय के सुख को याद करके वर्तमान के दुख को बढ़ा लेना अनुचित है। कवि के अनुसार हमें वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत के सुख या दुख को याद करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। मतलब मेन कहता है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जो वक्त बीत गया वो बीत गया, जो अतीत बीत गया वो बीत गया, जो आने वाला है हमको उसका स्वागत करना चाहिए। भाई अतीत में कब हमें सुख थे दुख थे उसको याद नहीं करना चाहिए। बीते हुए समय के सुखों को आप याद करोगे तो वर्तमान में आपको फिर ज़्यादा कष्ट होगा। ठीक है, वर्तमान में दुख बढ़ जाएगा। या होता है ना कि चलो भाई कभी हम ऐसे थे, कभी हम यहाँ यहाँ घूमे थे, आज हम घर में बैठे हैं, तो दुख होता है ना भाई। तो अब पीछे जो बीत गया सो बीत गया, बीत गई सो बात गई, समझ रहे हो। जीवन में था एक कुसुम, था उस पर नित्य निछावर तुम। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके तारे छूटे। कब अंबर टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो बीत गया सो बीत गया, आज के में जियो। ठीक है, संगीतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संगीत किया। देखिए संगीतकार मतलब होता है ना, आप लोग देखे होंगे जब कोई गाना गाता है और उसके साथ में 5-6 लोग मिलकर उसके गाना को साथ देते हैं तो उसको संगीतकार बोलते हैं। जो साथ में 5-6 आदमी उसके साथ में दोहराते हैं, ठीक है, तो उसको संगीतकार बोलते हैं। तो संगीतकार के माध्यम से कवि उस वर्ग की ओर संकेत करना चाहता है जिसके सहयोग के बिना कोई भी व्यक्ति ऊंचाई के शिखर को नहीं पहुंच सकता, प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे संगीतकार मुख्य गायक के साथ मिलकर उसके सुरों में अपने सुर को मिलाकर उसके गायन में जान फूंकता है। मतलब क्या, मुख्य गायक होता है उसके उस मुख्य गायन जो होता है, जो मेन सिंगर होता है उसके साथ मिलता है, उसके आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाता है और जो आवाज़ मतलब गानों में एक मधुरता ला देता है। और उसका सारा श्रेय किसको मिलता है, मुख्य गायक को ही मिलता है। संगीतकार को कभी श्रेय मिलता देखो नहीं मिलता है ना, इस प्रकार से कहता है। इस पर कहता है क्या, संगीतकार मतलब कह रहे हैं कि ऐसे में जो पीछे से भी बहुत सारा सपोर्ट करता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बन रहा है, बिल्डिंग में नाम किसका होता है भाई, चलो इस बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, लेकिन बिल्डर के पीछे कितने उस पर मजदूर काम किए हैं, ठीक है, कह सकते हो ना। तो उन मजदूरों का नाम नहीं होता है भाई कि चलो भाई इतने अच्छे से मजदूर थे, दिन रात काम करे किए हैं। तो इस प्रकार से जो मेन फाइनल होते हैं, जो आगे लीड करते हैं, उसी का नाम होता है। तो उन वर्ग की ओर संकेत करने क्या है जो पीछे से बहुत सारा काम करते हैं बट उसका नाम दिखता नहीं है। अब दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। इसमें भी हम लोग को 6 प्रश्नों को उत्तर देना है, 3-3 नंबर वाले, टोटल 8 प्रश्न है। तो चलिए हर एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उसका उत्तर निकालते हैं। पहला सवाल है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। ठीक है, पान वाले की दोस्तों जो दुकान थी ना, वो चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले का रंग काला था, वो शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद निकली हुई थी। जब वो किसी से बात करता तो उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछल देती थी, क्योंकि पेट उसका फूला हुआ था, तोंद निकला हुआ था। मोटा आदमी था, वह स्वभाव से खुशमिजाज था एकदम। बार बार पान खाने से उसके दांत लाल काले हो गए थे। वह कोई भी बात करने से पहले मुंह में रखे पान को नीचे और थूकता, यह उसकी आदत भी बन चुकी थी। समझ रहे हो, मतलब आप देखो ना, आप ऐसे इमेजिन करो भाई, कोई पान चबा रहा है, उससे कोई बात कर रहा है तो अगर बात करा, थूक करके थूका, उसका बोला अरे भाई साहब ऐसा ऐसा ऐसा, तो पान थूक करके वो बोलता था कोई बात और हर वक्त पान चबाता रहता था। समझ रहे हो, इमेजिन कर सकते हो ऐसे। तो मोटा सा आदमी, काला सा, ठीक है, लाल दांत हो गया, लाल लाल पान खाने के कारण हर वक्त पान चबा रहा है, कोई उससे बात कर रहा है तो फटाक से पान थूका उससे और फिर बात कर रहा है।
लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? तो देखो, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है, ये इसका आंसर ये है। दो बार क्वेश्चन लिखा है, कोई नहीं देखो वैसे। फादर बुल्के के मन में अपने प्रियजनों के लिए असीम ममता और अपनत्व था। इसीलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा। क्या? क्योंकि अपनों प्रियजनों के लिए जो उससे प्यार करते थे, असीम ममता थी, अपनत्व था बहुत। वह देवदार के पेड़ के समान अपने प्रियजनों को अपनी छाया प्रदान करते थे। ठीक है, सबको अच्छी सीख देते थे। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें बोलते थे। वो देवदार के पेड़ के समान सभी अपने प्रियजनों को छत्र छाया में रखते थे, छत्र छाया प्रदान करते थे। अगला है लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा है? तो देखिए, लेखिका व्यक्तित्व पर उनके माता पिता का प्रभाव पड़ा। माँ से उन्होंने सहनशीलता सीखी और पिता से जिद। क्या? माँ से उसने सहनशीलता यानी सहना सीखा, पेशेंस सीखा माँ से, पेशेंस। और पिता से क्या सीखा? जिद। अपने पिता से ही उन्होंने इस बात के लिए प्रोत्साहन मिला था कि रसोई की चार दीवार से निकलकर बाहर की दुनिया के बारे में पता किया जाए। और जो वो पढ़ाई लिखाई की रसोई की चार दीवार से निकली, तो ये प्रोत्साहन कहाँ से मिला? ये उसके पिताजी से ही मिला था सारा चीज। सही है। कवि नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन ये तो फिर से और एक बार क्वेश्चन आप लोग बताएं, वही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया इसमें। ठीक है, वही सेम टू सेम सवाल है। चलिए, इसको आप लोग आंसर फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कभी बोल रहे हैं भाई, हे बादल तू तू रिमझिम रिमझिम या बरसने के स्थान पर मत बरस, इसके जगह पे तू गरज, गड़गड़ गड़गड़ गरज। क्यों ऐसा गरजने क्यों कर रहा है? निराला क्या थे? जो इसके कवि हैं निराला, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो एक क्रांतिकारी कवि थे। कलम से क्रांति करते थे, लिखते थे भाई, बहुत ही क्रांतिकारी बात लिखते थे। वे समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इसलिए जनता में चेतना जागृत करने के लिए और जोश जगाने के लिए कभी बादल से फुहार या रिमझिम या शांत तरीके से बरसने के लिए नहीं कहता है, बोले गरज, बादल तो गरज, गरजने के लिए कहता है। ठीक है, गरजना शब्द क्रांति बदलाव से विरोध दर्शाता है। गरजना क्या? हड़ गरजता है तो क्रांति दिखा, जैसे एकदम जैसे मेघी क्रांति में उतराए हो, वैसे लोगों को क्रांतिकारी बनाने के लिए बादल को गरजने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखाई मत देना? तो देखो, माँ, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखाई मत देना, ताकि लड़की कहा कि लड़की होना पर लड़के जैसा दिखाई मत देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों को, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु इतनी कमजोर भी ना हो पाए कि लड़की समझ पर ससुराल के लोग उसका शोषण करने लग जाए। मतलब भाई तू, मतलब लड़की को कह रहा है कि लड़की होना मतलब पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। देखो, तुम बिल्कुल निश्चल रहना, सरल रहना, ससुराल में सभी के ख्याल रखना सभी का, बट इतने भी कमजोर मत जाना, हो जाना, अपना कमजोरियों को मत दिखाना कि लोग तुम्हारा शोषण करे। ठीक है, इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्ण मुकाबला कर सके, मतलब भावी जीवन में जो भी ससुराल में उसका कठिनाइयाँ आने वाली है, कठिनाई, उसका मुकाबला कर सके। इसलिए कहा कि भाई लड़की हो बट लड़की जैसा दिखाई मत देना। ठीक है। झिलमिलाते रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो लेखिका ने रात में जब सिक्किम के गंगटोक नगर को देखा तो ठगी से रह गई, मतलब आश्चर्यचकित रह गई। सारा शहर सितारों भरी रात में रोशनी से जगमगा रहा था, तारे की रोशनी से। वो अद्भुत दृश्य लेखिका के शुद्ध बुद्ध भुला रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी संवेदनाएं ठहर सी गई थी। उसे अपने भीतर और बाहर एक शून्यता का अनुभव हो रहा था, मतलब कुछ चीज़ का याद नहीं रहा वो देखने के बाद कि किस तरह से पूरा शहर एकदम तारों की रोशनी से एकदम चम 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 चमकीन रोशन हो रहा था। ठीक है, अगला वाक्य देखो ग्रामर से है, एक सवाल सब्जेक्ट में रहेगा ग्रामर से। वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के नाम लिखें। तो शब्दों के सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करते हो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह कोई क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाई कोई शब्दों का सार्थक समूह मिलकर एक वाक्य बनाता है जिसका कुछ अर्थ होता है, वो क्या होता है? वाक्य होता है। मतलब शब्दों का सार्थक समूह मिलकर जो बनाता है, ठीक है, जिसका कुछ अर्थ होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। रचना की दृष्टि से 3 होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तीनों वाक्य आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे भी आगे, चिंता मत करो। ठीक है, और अगर वीडियो आप लोग एग्जाम से जस्ट पहले देख रहे हैं तो हो चुका, आप लोग पढ़ा चुके होंगे, इसलिए वीडियो को देख लीजिए। अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है। मतलब विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखना है कि भाई हमारे जो गांव में विद्युत बहुत ही खराब स्थिति है। तो पत्र देते रख जाओगे, भाई सही नहीं होता ये चीज़। लेकिन देखो पत्र दे क्या होता है, मतलब कहने का अर्थ है आप लोग सच में अगर पत्र देते हो ना कि भाई बिजली इतना काटता क्यों है, तो वो लोग उससे बात नहीं आता है। बिजली का जितना वो लोग काटना है भाई काटेगा ही। ठीक है, वो लोग नहीं सुनता है, वो बहुत ही खत्म है। सेवा में सबसे पहले क्या लिखना? लेफ्ट साइड के ऊपर में सेवा में, फिर लिखना सहायक अभियंता बिजली विभाग।
यहाँ पर एक कॉमा देना, सहायक अभियंता के बाद बिजली विभाग, ठीक है, कॉमा दे देना यहाँ पर एक कॉमा दे के नीचे धनबाद लिखना, दिनांक दे देना, जो डेट है 9 फरवरी 2023। भाई 9 फरवरी भी आया नहीं है, सॉरी आया नहीं, बोल रहा 2023 बीत चुका है। आप लोग 2024 दिन आपका एग्जाम डेट ही देना, जिस दिन एग्जाम रहेगा उसी दिन का यहाँ पर डेट चढ़ा देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एकदम एग्जामिनेशन हॉल से लिखना, भाई एग्जामिनेशन हॉल में बिजली नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा मत लिखना, अपने मोहल्ले के बारे में लिखना, बट डेट आप एग्जामिनेशन हॉल का लिख सकते हो। विषय बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए पत्र, किसके लिए है? बिजली आपूर्ति की समस्या के लिए। तो महोदय, हम सभी हीरापुर के निवासी है, हीरापुर दोस्तों धनबाद में है, ठीक है, तो कोई भी आपने जगह का नाम लिख देना। महोदय, हम सभी हीरापुर के निवासी है और आपको सूचित करना चाहते हैं कि हमारे इलाके में घंटों तक बिजली नहीं आती। हम पिछले 1 वर्ष से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई अस्थायी निवारण नहीं हो सका। शाम के समय तो नियमित रूप से बिजली नहीं आती, रात को अगर बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना धीमे हो जाता है कि उससे बत्ती पंखे कुछ भी नहीं चल पाते। अब तो समस्या और भी विकट है, क्योंकि अगले सप्ताह से ही बच्चों की परीक्षा शुरू होने वाली है। आप लोग अभी अगले महीने से परीक्षा शुरू होने वाला है, ठीक है, इसलिए अगर आपको बिजली की परेशानी है तो ये पत्र जाकर चेप देना बिजली विभाग में। इसलिए हम सभी आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी निवारण करने की कृपा करें। हम आपकी इस तरह की मदद के लिए आभारी होंगे। तो ये हो गया पत्र, लास्ट में लिख देना आपके आभारी समस्त हीरापुर वासी, जो आपकी जगह का नाम है, मंडल वासी, हीरापुर वासी, दुमका वासी, झारखंड वासी, जो भी है लिख देना। आगे देखो, कलम बनाने वाली फैक्ट्री कंपनी की ओर से आपको विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला है कि भाई कलम बेचेंगे तो एक विज्ञापन बनाओ। तो आइए 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 दोस्तों, आइए और ले जाइए अपनी सफलता का मूल मंत्र, सफल बॉल पेन। इसको लोगे तो फिर ना लेना पड़ेगा कोई यंत्र। आइए आइए ले जाइए आपका सफलता का मूल मंत्र, अब 20% ज़्यादा स्याही के साथ, पहले से 20 से कम था, 20% ज़्यादा स्याही के साथ, जानदार ग्रिप, शानदार लिखावट एवं तेज गति के लिए एकदम सही, सफल, वाजिब दाम में बेहतरी का वादा, सफल केवल 10 में 1 रिफिल के साथ। मतलब कलम का नाम बोल रहा है सफल, ठीक है, सफल बॉल पेन, सफल का नाम बोल रहा है। तो इसको देख लो, मतलब मैं कुछ ये क्या बोलता है, विज्ञापन बोला है तो एडवर्टाइजिंग टाइप से आप लोग को बोल दिया, लेकिन आप लोग इसी प्रकार से एक बॉक्स बना लेना, ठीक है, अपना कोई एक, आप लोग को आगे और भी बताएंगे कैसे कैसे लिखना है नया नया चीज़। लेकिन इसमें सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक एक मेन स्लोगन दीजिएगा, आइए आइए ले जाइए, कितना अच्छा सुना था, तो उस प्रकार से, और बाकी इस तरह प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, और देखते ही देखते, अब दोस्तों जो है देखते ही देखते हम लोग आ चुके हैं, प्रश्न उत्तर दीजिए जो 5 नंबर का होगा, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, ये भी आपका विज्ञापन 5 नंबर का है बाबू, समझ लो, विज्ञापन भी 5 नंबर का, और ये भी जो लेटर है ना, ये भी 5 नंबर का है, ठीक है। इनमें से प्रश्नों को उत्तर, 2 प्रश्नों को उत्तर दीजिए और 10 नंबर घर ले जाइए। एक लेटर लिख दीजिएगा 47 नंबर, और यहाँ पर भी दोस्तों ना हिंदी में भी आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है, देखो 47 से 48 है, ठीक है, तो 47 48 कर देना भाई, 10 में मिल जाएगा। 48, 1 मिनट, 48 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि देखो 48 के बाद किसी एक प्रश्न जो है 49 नहीं है, 48 के बाद 49 नहीं है, 49 छूट गया है, ठीक है, 49 और को देना चाहिए एक्स्ट्रा में यहाँ, ठीक है, हो सकता है कुछ लेटर देता चाहिए, जो भी देता वो नहीं दिया गया है। और देखते देखते दिल्ली का कायापलट होने लगा। 50 नंबर का सवाल है ये कि नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। तो देखो इतने सारे कायापलट के प्रयत्न किया कि पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजना तैयार की गई। जब क्या बोलते हैं वहाँ से जो रानी एलिजाबेथ आ रही थी, शायद तब का बात है ये, ठीक है, तभी का बात है जब रानी जी आ रही थी ब्रिटेन से। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवारा गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। 4 नंबर है, सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग के रंगीन किया गया होगा। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा। जो भी सड़क के किनारे जो भी नाम होता है क्रॉसिंग पर लिखा रहता है उस सारे चीज़ को पेंट किया गया होगा। आतंकवादी घटना या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यक्रम, क्योंकि रानी इंग्लैंड से आ रही थी एलिजाबेथ, ठीक है, तो इस प्रकार से कोई आतंकवादी घटनाएं ना घटे, इंग्लैंड विरोधी कोई बात ना हो, इसलिए उसके लिए सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए होंगे। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा ताकि रानी का स्वागत हो सके, उस रानी का जहाँ के लोगों ने, जहाँ के कमीनों ने हमारे भारत में आज़ाद किया था, तो उसका स्वागत के लिए, ठीक है। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। अगला प्रश्न है, जितेंद्र नार्गे गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। नार्गे एक कुशल गाइड था, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे सिक्किम के हर कोने के विषय में भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वो एक अच्छा गाइड था, क्योंकि वो सिक्किम का गाइड था, सिक्किम के हर एक चीज़ के बारे में जानता था। तो एक कुशल गाइड में दोस्तों निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। क्या क्या गुण, तो चलिए देखते हैं, ठीक है, क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहला कॉम है क्या, देखिए, एक गाइड अपने देश और इलाके के कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। गाइड क्या अपने देश और इलाके के कोना कोना भली भांति परिचित होता है, इसलिए उन्हें संपूर्ण जानकारी होना चाहिए।
ठीक है। अपना अगर पूरा देश का गाइड है, देश का होगा, अपना इलाके का गाइड है तो इलाके के बारे में जानकारी होगा। उसे वहाँ की भौगोलिक स्थिति, जलवायु और इतिहास की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। जहाँ घुमाने ले जा रहे हैं वहाँ का भौगोलिक स्थिति, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, कितना नहीं, जलवायु कैसी वहाँ का, पूरा इतिहास संपूर्ण, और इतिहास की सारा जानकारी होना चाहिए कि इतिहास में यहाँ पर कौन क्या हुआ था, सारा चीज़, ताकि जब लोग घूमे तो वहाँ बताने के भाई देखो यहाँ पर इतिहास में एक राजा रहा करते थे, ठीक है, वो राजा किसी रानी से बहुत ही बेहद किसी राजकुमारी से प्रेम किया करता था, ठीक है, दोनों का मिलन हुआ, किसमें जो भी कहानी होता है भाई, पुरानी कहानी। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपनी भ्रमणकर्ता के हर प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम। भ्रमणकर्ता मतलब जो घूमता है, ठीक है, जो अब जैसे घूमने जाओगे तो आप ही भ्रमणकर्ता हो जाओगे, उसके आपके प्रश्नों का, जिसके जो घूमता है उसके हर प्रश्नों का जवाब वो देने में सक्षम हो। गाइड को ऐसा होना चाहिए। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम करने में कार्य कर सकता है। मतलब क्या, उसको ये विश्वास दिलाना होगा कि चलो भाई हम, मतलब ऐसा कोई ऐसे यारे गैर आदमी नहीं है, हम सच में गाइड है, आप लोग पैसा वैसा लेकर भागने वाला आदमी नहीं है, ठीक है, मतलब उसको विश्वास दिलाना होगा कि चलो भाई मैं एक सच्चा आदमी ही हूँ। गाइड को कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, ताकि समय पड़ने पर वो विषम परिस्थितियों का सामना अपनी कुशलता और बुद्धिमानी से कर सके और अपने भ्रमणकर्ता की सुरक्षा कर सके। मतलब ऐसे कोई आपात स्थिति आ जाती है तो उसकी सुरक्षा एक बुद्धिमान भी होना चाहिए, ताकि आपात स्थिति से वो मुकाबला कर सके और जो भ्रमणकर्ता है, जो घूमने वाले लोग हैं, उनका सुरक्षा कर सके। गाइड को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता की रुचि पूरी यात्रा में बनी रहे, ताकि भ्रमणकर्ता के भ्रमण करने का प्रयोजन सफल हो। उसे इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रमणकर्ता को बोरिंग ना हो, ठीक है, घूम तो रहा है भाई, अच्छे अच्छे बातें भी उसको बताएं, अच्छे अच्छे चीज़ दिखाएं, अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग बातें बोले। एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनी रहती है और भ्रमणकर्ता की यात्रा में रुचि बनी रहती है। मतलब एक क्या, वाणी भी अच्छा होना चाहिए, बोली भी अच्छा होना चाहिए, ताकि लोग सुनकर ही उससे, मतलब इस प्रकार से बातों को बोले कि लोग आकर्षित हो जाए, तो उससे और मजा आएगा लोगों को घूमने में। गॉट इट। अगला है, दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए, या तो आप परिश्रम के महत्व पर लिखिए या फिर झारखंड के बारे में। तो मैंने परिश्रम के महत्व के बारे में लिख दिया, बहुत शानदार तरीके से। परिश्रम का महत्व, इसमें 4-5 बिंदु है। परिश्रम का महत्व, जीवन का सत्य है, परिश्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक है, उपसंहार है। तो ये सब मैंने लिख दिया है यहाँ पर, आप लोग एक करके पढ़ लेना भाई, लंबा है क्योंकि भाई 5 नंबर मिलेंगे और यहीं पर आप लोग का इति अंड होता है। झारखंड के बारे में लिखना चाहते हो झारखंड के बारे में भी लिख सकते हो, मैंने परिश्रम के बारे में लिख दिया है, ठीक, झारखंड के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे। तो ये दोस्तों आप लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलेगा। और मॉडल पेपर के लिए दोस्तों आप लोगों का एक अलग सा हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है 2024 मॉडल पर। बस मॉडल पेपर को आप देखो अच्छे से, सारा सवाल वहां पर मिलेगा। ओके, सारा सवाल मिलेगा, आप पढ़ो और एग्जाम की तैयारी बढ़िया धाकर धुआंधार तेज करो, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बनाया आसियाना, भाई बोली चिड़िया क्या भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, भैया जी तिनका तिनका उठाना पड़ता है। समझ रहे हो भाई, छोटी छोटी मेहनत करके बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।